गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं, ये क्लास ऐसे ही आपको मिल रही है। इस क्लास को आप बाद में देख सकते हैं चाहे जितनी बार भी। अगर कोई वैसे देखिए, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें कोई भी टॉपिक हो, तो उसको इतना इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको कोई डाउट शायद न रहे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो आप इसी वीडियो पे कमेंट कर लीजिएगा या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपको उस डाउट पर चाहे नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने का प्रयास करेंगे या फिर आपको उसी कमेंट पर रिप्लाई कर देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे, वहाँ पर रिप्लाई करेंगे तो कमेंट सभी लोग देख सकेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि या तो आप कमेंट कर लीजिएगा वीडियो पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है या इसी का एक और नाम है निकोटिनेमाइड। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। क्या पता आपसे नियासिन प्रचलित नाम एग्जाम में न पूछ करके दूसरा नाम पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। नियासिन की कमी से 3D और 4D सिंड्रोम नामक बीमारी भी होती है। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि 3D या 4D में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न हमने पूछा है। और जो प्रचलित नाम है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, उसको कहा जाता है पेलाग्रा। विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाती है। और अगर माँ में दूध पिलाने वाली, स्तनपान कराने वाली माता में अगर विटामिन B1 की कमी होती है तो शिशु में एक रोग पाया जाता है जिसे शिशु बेरी रोग कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि कितने उम्र के बच्चे में ये बीमारी देखने को मिलती है, तो 2 से 3 महीने के बच्चे में शिशु बेरी नामक रोग देखने को मिलता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में, ध्यान दीजिएगा। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया या अस्थि कोमलता या अस्थि मृदुता नामक बीमारी होती है, जबकि वृद्धों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुशिरता या अस्थि भंगुरता नामक बीमारी हो जाती है। एक चीज़ आप सभी ध्यान देंगे बहुत अच्छे से कि विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का पर्याप्त अवशोषण नहीं होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। विटामिन डी रक्त का थक्का जमने में भी सहायता करता है कैल्शियम के साथ में, याद रखेंगे आप सभी। प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन हो, चाहे फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो या फिर प्लेटलेट्स हो, ये तो मुख्य रूप से कार्य करते हैं, चोट आदि लगने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। एक बीमारी है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। 2 बीमारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से हम लोग। एक बीमारी है थैलेसीमिया और दूसरी बीमारी है हीमोफीलिया। एक में रक्त का थक्का नहीं जमता और दूसरे में आरबीसी का निर्माण नहीं होता। आप हमें जल्दी से हम बता देते हैं आपको, वैसे है बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता चोट आदि लगने पर, और थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता। थैलेसीमिया बीमारी में जीन थेरेपी या फिर जीन थेरेपी ही करनी पड़ती है, वही उसका सलूशन होता है अगर उस बीमारी से निजात पाना है तो। अदरवाइज हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है थैलेसीमिया से पीड़ित रोगी को। हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी के सभी आनुवांशिक बीमारियां हैं। स्कर्वी विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 3 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए की खुराक की कुल संख्या कितनी है? आप लोग प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते चले, और आप हर क्वेश्चन में देखेंगे हम आपको हर क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के अलावा जितने और अधिक से अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो पाएंगे कवर कराएंगे। आप केवल यहाँ पर 30, 35, 40 प्रश्न ना समझें, यहाँ पर 300, 400, 500 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। बस आप 1 घंटे का समय दीजिए, केयरफुली कंसंट्रेट होकर के देखिए। विटामिन ए वैसे तो आवश्यकता पड़ने पर पहले भी बच्चे में, शिशु में दिया जा सकता है, महिलाओं में दिया जा सकता है, गर्भवती महिला को दिया जा सकता है या किसी और को दिया जा सकता है। लेकिन एक जो सामान्य इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत या फिर UIP के तहत टीकाकरण किया जाता है तो उसमें विटामिन ए की खुराक देने का एक तरीका है, एक शेड्यूल है, NIS एक शेड्यूल है उसमें कि 9 महीने की उम्र पर शिशु को, बच्चे को
MR1 के साथ में विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। और भी टीके दिए जाते हैं समय समय पर, यानी कि 9 मंथ पर विटामिन ए की पहली खुराक हो गई, फर्स्ट खुराक हो गई, और इसके बाद हर 6 महीने पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है, हर 6 महीने पर। 9 महीने यानी 1 साल से कम उम्र का बच्चा रहेगा और 6 महीने से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो उसे 1 लाख आयु, ये खुराक है इंटरनेशनल यूनिट, इतनी खुराक विटामिन ए की दी जाती है। कहीं कहीं पर आपको 1 ml भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा, तो दोनों में से कोई भी दिखे। अगर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो 50,000 50,000 याद रखेंगे, और 1 साल से अगर ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या आयु विटामिन ए की अनुशंसित खुराक है, रिकमेंडेड खुराक है, याद रखेंगे आप सभी। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट डोज हो गई 9 महीने पर, उसके बाद आप 6 महीने देखते जाइए, जोड़ते जाइए, यानी 15 महीना, 21 महीना, 27 महीना, 33 महीना, तो 3 वर्ष की आयु पूरी होते होते कुल 5 खुराक बच्चे को मिल जाएगी, और 5 वर्ष की आयु पूरी होते होते कुल 9 खुराक बच्चे को मिल जाएगी। यानी अगर आप 33 मंथ तक हो गया 5 खुराक, उसके बाद फिर लगभग जो है 2.25 साल बच्चे की उम्र और बची रहेगी, तो 5 वर्ष की आयु पूरी होते होते आप 6 महीने का आप ऐसे आप उसमें ड्यूरेशन निकाल के देखेंगे तो 4 खुराक उसमें और मिल जाएगी बच्चे को, तो कुल 9 खुराक हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम में हो सकता है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो, तो इसलिए आप लोग हर तरह से चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ों को समझ के चलें। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कुल कितनी खुराक दी जाएगी। पहली खुराक हो गई 1 लाख आयु, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं 2-2 लाख आयु रहेंगे, तो 4 दूनी 8 और ये 1 ये 9, तो 9 लाख आयु बच्चे को मिल जाएगा। और कुल 9 खुराक में कितना मिल जाएगा, अभी इसमें 4 खुराक और मिलेगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 17 लाख। यानी वैसे तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट कुल खुराक होती है बच्चे को 9 महीने 5 वर्ष की आयु तक, कुल 9 खुराक में विटामिन ए की। लेकिन 3 वर्ष तक कुल कितनी खुराक बच्चे को मिल जाएगी विटामिन ए की, तो 9 लाख आयु। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बना दे तो आप चीज़ों को कैसे आपको निकालने आना चाहिए। अगर आपको न समझ में आया तो दोबारा से एक बार आप सुन लीजिएगा। पहली खुराक 9 महीने पर 1 लाख आयु, इसके बाद हर 6 महीने पर आप जोड़ते जाइएगा। अब जितनी खुराक, मान लीजिए आपने नंबर, आप खुराक तो पता कर लिया, नंबर आप कुल खुराक कितनी बार देना है वो पता कर लिया आपने, लेकिन उसमें क्वांटिटी आपको निकालना रहेगा। तो पहली खुराक को केवल 1 लाख आप जोड़ेंगे, बाकी जितनी भी खुराक रहेंगी आगे की उसको आप 2-2 लाख आयु जोड़ करके बाद में सबको आप ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। एक हमें क्वेश्चन का आप सभी आंसर कर दीजिए। आज हम कम से कम आप सभी से 40 से 50 प्रश्न हम खुद पूछेंगे आपसे। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सबको कमेंट करना है, कमेंट केवल कुछ बहनों के आते हैं, बाकी लोग आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? यानी आपको आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा आपको? मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं पढ़ने में। अभी एग्जाम डेट आ जाएगी फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को गंभीरता से समझने का प्रयास किया करिए। जितने भी हम क्वेश्चन पूछे हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना ही चाहिए हर हाल में। अगर आपको नहीं पता है, भूल रहे हैं, तो आप पीछे की क्लासेस रिवीजन कर डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा कृमि का लार्वा नंगे पांव चलने वाले व्यक्ति की त्वचा में प्रवेश करके फैलता है? इसका आंसर देख लेंगे आप सभी। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नंगे पैर चलने पर पैर की त्वचा में संक्रमण फैलाने वाला जो कीड़ा है, ओर्म्स है, उसको कहा जाता है हुक वर्म, HOOKWORM। और इसी को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हुक कृमि, ओर्म को कृमि कहा जाता है, तो हुक वर्म या फिर हुक कृमि, सी यहाँ पर राइट आंसर है। और ध्यान दीजिएगा ये मिट्टी में पाए जाते हैं, ये मिट्टी में पाया जाता है। और अगर नंगे पैर मिट्टी में है और मान लीजिए पैर में कोई चोट लगी है तो उस चोट के माध्यम से त्वचा के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद त्वचा का संक्रमण हो जाता है।
वैसे तो हुक वर्म के बारे में आप सभी को बता दें, वैसे तो पैरासाइट्स वर्म है, पैरासाइट यानी परजीवी कृमि है, आंतों में पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो अंडे होते हैं लार्वा, यहाँ पर देखेंगे तो लार्वा की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत होने की संभावना रहेगी। लार्वा बोला गया तो इनके लार्वा मिट्टी में पाए जाते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आदमी कोई नंगा पैर चल रहा है तो उसके पैर की त्वचा में इसका संक्रमण होने की संभावना रहेगी। ये जो लार्वा है त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये संक्रमण शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। जहाँ पर ये संक्रमण होगा त्वचा में, वहाँ पर खुजली, लालिमा, दाने निकल जाते हैं। तो इसके लिए बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, तो जहाँ पर भी इनके इन्फेक्शन की संभावना होगी वहाँ पर नंगे पैर चलने से बचना चाहिए। अब इसमें देखिए कुछ और भी प्रोबेबल इन्फेक्शन हो सकता है। त्वचा की बात कर रहे थे, यहाँ पे त्वचा के में प्रवेश करके जो संक्रमण फैलता है उसी की बात कर रहे थे। तो एक संक्रमण और होता है जिसे कहा जाता है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स। फिर से सुन लीजिएगा या फिर यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी देखिए बनेगा। एक तो आप हुक और में याद रख लेंगे जो कि त्वचा में संक्रमण दिख करता है, और इसी में एक और है क्यूटेनियस, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स। ठीक है, क्यूटेनियस राइटिंग हमारी थोड़ी सी खराब है लेकिन आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स बोला जाता है। और एक देखिए बीमारी है एथलीट फुट एलिफेंटियासिस या फिर एलिफेंटियासिस बोला जाता है। वो भी नंगे पैर चलने पर जो उसके फंगस है या उसका जो रोगाणु है वो पैर में, शरीर में या पैर में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से एथलीट फुट नामक बीमारी हो जाती है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003-04 में स्टार्ट किया गया, तो उसमें कुल 6 बीमारियां आप उसे अच्छे से याद रखेंगे। और STI में जितने भी बीमारियां आती हैं उन्हें आप सभी याद रखेंगे। यौन संचारित रोगों में सभी के नाम जैसे स्कैबीज आदि, कुछ देखिए प्रचलित नाम आपको याद रहेंगे लेकिन कुछ नाम जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा, जैसे स्कैबीज हो गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे रोग हैं तो उन्हें आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। किस टीके के द्वारा खसरा और रूबेला दोनों की रोकथाम होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। MR, मीजल्स और रूबेला। मीजल्स यानी खसरा हो गया। मीजल्स बीमारी में सबसे पहले फीवर आता है, उसके बाद फिर आगे चाहे दाने निकले जो भी चीज़ें हो, लेकिन सबसे पहले फीवर आता है। इस बीमारी के लिए इनक्यूबेशन पीरियड को आपको याद रखना है, उस्मान अवधि को आपको याद रखना है। आप सभी को कमेंट, आज हम कम से कम 40 से 50 प्रश्न पूछने वाले हैं आप सभी से। आपका एक तरह से टेस्ट है, समझ लीजिए आप सभी का। तो खसरा रोग के इनक्यूबेशन या उस्मान की अवधि कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। रूबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो MR एक कॉन्जुगेट वैक्सीन है, संयुक्त टीका है। DPT का, पेंटा का, हेक्सा का, ये सभी के सभी संयुक्त टीके हैं जहाँ पर एक से अधिक बीमारियों से बचाव होता है। पहले देखेंगे तो MMR का टीका लगता था, इसमें मम्स भी आ जाता था। मम्स में क्या होता था, पैरोटिड जो लाल ग्रंथि कान के पास पाई जाती है, जो सबसे बड़ी 3 तरह के लाल ग्रंथियाँ होती हैं। और देखिए एक डाउट किसी का आया था, एक क्वेश्चन किसी का आया था, जैसे कोई एंजाइम मान लीजिए लाल ग्रंथि में पाई जाती है तो वो एंजाइम कहीं और भी पाई जा सकती है, जैसे लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ठीक है। तो कुछ एंजाइम एक से अधिक जगह भी पाए जा सकते हैं। और डाउट अगर आप सभी को होता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें। डाउट होने का मतलब है कि आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। अगर हम तैयारी ना करें, लापरवाही करें, तो फिर हमें डाउट किस बात का होगा, ठीक है। तो डाउट सभी को होना चाहिए, आप सभी को डाउट आना चाहिए।
तो कान के पास सबसे 3 तरह की लार ग्रंथियाँ होती है। एक जीभ के नीचे सबलिंगुअल बोलते हैं, जो कि सबसे छोटी लार ग्रंथि है। जबड़े में जो लार ग्रंथि पाई जाती है सब मैंडिबुलर, वो सेकंड नंबर की है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि कान के पास दोनों तरफ पाई जाती है, जिसको पैरोटिड लार ग्रंथि कहा जाता है। उसी में सूजन होने को मम्स बीमारी कहा जाता है। और एक चीज़ आप सभी को शायद न पता हो पहले से, मम्स बीमारी में, मम्स जो बीमारी है टेस्टिकल या वृषण मस्तिष्क और अग्नाशय को भी प्रभावित करता है। वयस्कों में मम्स अगर बीमारी हो रही है तो फिर ये संक्रमण या ये बीमारी किसी अन्य अंग को भी प्रभावित कर सकता है। रूबेला में क्या होता है? बहती नाक, सूजे हुए लिम्फेटिक ग्लैंड्स, त्वचा पर हल्के लाल दाने दिखने लगते हैं। और खसरा के बारे में आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि खसरा में क्या होता है, फीवर आ जाता है, दाने, खांसी, ये सभी देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो रोग के लक्षण दिखाए बिना रोगजनक जीवों को आश्रय देता है। उन्हें कहा जाता है कैरियर या फिर वाहक कहा जाता है। जैसे हम आपको यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल भी देंगे। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया। इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड आनुवांशिक जेनेटिक बीमारी होती है और इस रोग की जो वाहक है महिलाएं होती हैं। महिला, इस रोग की जो वाहक होती है महिला होती है। इसमें महिलाएं आमतौर पर स्वस्थ रहेंगी, लेकिन उनका होने वाला बच्चा जो मेल बेबी होगा, लड़का होगा, तो वो इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। जब कोई महिला गर्भवती होती है, हीमोफीलिया का वाहक है, तो 50% संभावना होती है कि अपने बेटे को हीमोफीलिया का जीन वो ट्रांसमिट कर देंगी, जिससे वो हीमोफीलिया से पीड़ित हो जाएगा। और 50% पॉसिबिलिटीज होती है कि अपने बेटी को हीमोफीलिया का जीन देगी, जिससे वो भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, अपने बेटे को देंगी तो वो तो पीड़ित हो जाएगा हीमोफीलिया से। 50% आधा संभावना है। और आधा संभावना होती है कि अपने बेटी को, अगर बेटी हुई तो बेटी को आधा संभावना होती है कि हीमोफीलिया का जीन देंगी, लेकिन उनकी बेटी फिर आगे चल कर के वाहक बनेगी। ठीक है, यानी महिलाएं इसमें वाहक बनती हैं, महिलाएं ही इसमें वाहक बनती हैं, कैरियर बनती हैं। याद रखेंगे आप सभी, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें आपको और बता दें कि 50% पॉसिबिलिटीज होती है कि एक बेटा, मान लीजिए 2 बेटा उस महिला को हुआ, तो उनका एक बेटा हीमोफीलिया से पीड़ित हो जाएगा। अगर महिला हीमोफीलिया की वाहक है तो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के बाद उनका जो बच्चा मेल बेबी होगा, 2 मेल बेबी उनके हुए, तो जो पहला या दूसरा कोई भी एक मेल बेबी हीमोफीलिया से पीड़ित होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। इसे भी आप सभी याद रखेंगे। कुछ और बता देते हैं इसी में। एक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस की, जिसमें लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता हुआ व्यक्ति। और कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता बीमारी भी एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। और ये बीमारी भी पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, मेल में ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें भी महिलाएं वाहक होती हैं। इस बीमारी में भी विशेष रूप से महिला वाहक होती है। और एक बीमारी थोड़ा सा आप सभी और देख लीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम में मान लीजिए महिला को टर्नर सिंड्रोम है, तो सीधे सीधे आपको बस इतना याद रखना है कि उनमें जो यौवन का विकास होता है वो अधूरा रह जाता है। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, तो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में 45 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 45 ही पाए जाते हैं, 46 नहीं होते हैं। किसी महिला को टर्नर सिंड्रोम की बीमारी है तो उनका अंडाशय विकसित नहीं होगा, यौवन सही से नहीं आएगा, देरी से आएगा, मासिक धर्म नहीं हो सकता है, उनकी ऊंचाई कम बढ़ेगी, बांझपन हो जाता है उनमें। और भी दूसरे भी इसके इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी हृदय, लीवर आदि की समस्या भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आनुवांशिक बीमारी है ये भी।
कभी कभी इसमें होता है ना, जो एक क्रोमोसोम, चूँकि आप लोग जानते हैं कि महिला में जो लास्ट वाला पेयर पाया जाता है, चूँकि जो 22 जोड़े 44 गुणसूत्र महिला पुरुष में सेम पाए जाते हैं, लेकिन जो 45वां 46वां यानी कि 23वां जोड़े का जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है, पुरुषों में यक्स वाई होता है और महिलाओं में यक्स यक्स होता है। ठीक है, तो इसमें से जो एक यक्स गुणसूत्र होगा यही गायब होगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ महिलाओं में ये आंशिक रूप से अनुपस्थित होता है, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से। तो उसी तरह के लक्षण भी उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी, आप सभी को समझा दिया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। 5 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। रोगी से थूक का नमूना एकत्र करने का सबसे सही समय क्या होता है? इसका हम डायरेक्टली आंसर देख लेंगे, अर्ली मॉर्निंग, बहुत सवेरे। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। कोई भी डाउट लगे आप कभी भी पूछ लीजिएगा, या फिर आप कोशिश करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, वहाँ पे रिप्लाई करेंगे, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा द्वारा माँ से भ्रूण में स्थानांतरित प्रतिरक्षा कहलाती है। माँ के पेट में ये बच्चा, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, तो माँ के पेट में बच्चे को कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? पहली बात तो ये प्रतिरक्षा रक्त से प्राप्त होगी, माँ के रक्त से प्राप्त होगी, और इस प्रतिरक्षा का नाम है IgG, कैपिटल G। और सभी प्रकार के 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन या उसी को एंटीबॉडी या उसी को प्रतिरक्षा कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा IgG पाया जाता है और इसका आकार सबसे छोटा होता है, जबकि IgM का आकार सबसे बड़ा होता है। पहली पंक्ति में यही खड़े भी होते हैं किसी भी रोगाणु से लड़ने के लिए। IgE ये एलर्जी के खिलाफ कार्य करता है, और एलर्जी पैदा करने वाले जो रोगाणु होते हैं उन्हें एलर्जेन या जो वाहक जो भी हो, डस्ट हो, धूप, किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है, या गेहूं में पाए जाने वाले ग्लूटेन नामक प्रोटीन से एलर्जी होने पर एक बीमारी हो जाती है। अगर आप सभी को याद होगा तो कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए, कि ग्लूटेन नामक प्रोटीन के एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। तो एलर्जी के खिलाफ कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन या प्रतिरक्षा कार्य करता है? तो IgE। IgA ये माँ की दूध से बच्चे को मिलता है। ठीक है, तो रक्त से IgG बच्चे को प्राप्त होता है। प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को माँ के रक्त से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्राप्त होता है? तो IgG। और माँ के दूध से बच्चे को कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होगी? तो IgA। अब आगे इसमें देखिए, ध्यान से सुनिए आप सभी। माँ के शरीर में कोई प्रतिरक्षा पहले से विकसित है और वो सीधे सीधे बच्चे को स्थानांतरित हो गई, तो उसे बोलेंगे सहज प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सहज या फिर निष्क्रिय। और सहज या निष्क्रिय में भी 2 तरह की प्रतिरक्षा होती है, एक होती है कृत्रिम, दूसरी होती है प्राकृतिक। ऐसे ही दूसरी प्रतिरक्षा होती है एक्वायर्ड, या उसी को उपार्जित या उसी को ग्रहण किया गया, या उसी को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में प्राकृतिक प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होती है जो माँ के शरीर में प्राकृतिक रूप से उनके एंटीबॉडी के द्वारा तैयार किया गया और बच्चे को प्राप्त हो गया, जैसे IgG और IgA। लेकिन माँ के अंदर किसी टीके आदि या फिर किसी रोग के संपर्क में आने के बाद अगर कोई प्रतिरक्षा विकसित हुई थी और अगर वह प्रतिरक्षा माँ से बच्चे को प्राप्त होगी तो बोलेंगे कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, और जो माँ के रूप में, माँ के शरीर में प्राकृतिक रूप से जो प्रतिरक्षा विकसित हुई है IgG और IgA, जब ये बच्चे को प्राप्त होती है तो इसे कहा जाता है प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को टीका लगा दिया गया, उसके बाद उसके शरीर में प्रतिरक्षा विकसित होगी, या फिर किसी रोगाणु के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षा विकसित होगी उस रोग के प्रति। बेसिकली होता क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी बनाते हैं, और इनमें एक खास विशेषता होती है कि ये जिसके साथ भी कोई जो शत्रु कोशिका है या शत्रु एंटीबॉडी है उसके साथ में इनकी मुठभेड़ हुई तो ये उसको याद रखने की
इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। आप सेम देखेंगे एंटीबायोटिक के बारे में कितनी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि धीरे धीरे उसके प्रति ऑटोमेटिक एक प्रतिरक्षा विकसित करने लग जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सक्रिय प्रतिरक्षा है। तो किसी टीके या किसी रोगाणु के संपर्क में आने के बाद जो प्रतिरक्षा विकसित हुई वो सक्रिय प्रतिरक्षा है, लेकिन जो टीके के द्वारा विकसित हुआ कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, और जो केवल रोगाणु के संपर्क में आने पर ही टीका लगा नहीं है लेकिन कोरोना के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित हो गई मानव के शरीर में, तो वो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा हो गई। यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसी और के शरीर से किसी और के शरीर को प्राप्त होती है। तो प्लेसेंटा द्वारा माँ के भ्रूण से स्थानांतरित प्रतिरक्षा को क्या बोलेंगे? बहुत ही आसान सा प्रश्न हो गया और इसका आंसर आप सभी लोग दे लेंगे बहुत ही इजीली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा या प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। पहली बात तो निष्क्रिय है क्योंकि माँ से बच्चे को मिला, और साथ में IgG या IgA का प्रकार है, यानी कि प्राकृतिक वाली प्रतिरक्षा मिली है माँ से बच्चे को, तो निष्क्रिय भी है और प्राकृतिक भी है, पैसिव भी है, नेचुरल भी है। क्रॉस संक्रमण क्या होता है? क्रॉस संक्रमण को रोकने का सबसे सरल तरीका क्या है? क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब होता है एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में संक्रमण का फैलना। एक स्वस्थ व्यक्ति हो, अब देखिए इसमें आवश्यक नहीं है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से संक्रमण कैसे फैलेगा, कोई अस्वस्थ व्यक्ति होगा और किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति या अस्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण फैल सकता है। इसी को कहा जाता है क्रॉस इन्फेक्शन या फिर क्रॉस संक्रमण। अब देखिए जो स्वास्थ्य देखभाल या जो हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर आदि की जो संकल्पना विकसित की गई है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ साफ सफाई पर ही ध्यान दिया गया है, और इसमें भी फैलने वाले संक्रमण के लिए हाथ की सफाई पर विशेष ध्यान, कम से कम 20 सेकेंड तक हाथ को धुलना चाहिए। दोनों हाथों को रगड़ के आपस में 20 सेकेंड तक कम से कम धुलना चाहिए। तो क्रॉस इन्फेक्शन में क्या होता है? जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी हानिकारक रोगाणु हो, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो, से इन्फेक्ट कर देता है, चाहे डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। व्यक्ति ने किसी वस्तु को छू रखा है, किसी स्वस्थ व्यक्ति ने भी उसी वस्तु को छू दिया, तो वैसे भी हो सकता है। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्रॉस इन्फेक्शन के एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, CYSTIC, सिस्टिक हो गया, फाइब्रोसिस हो गया। सिस्टिक फाइब्रोसिस फेफड़े का संक्रमण है, ये भी इसी प्रकार से फैलता है। बाकी और बहुत सारी बीमारियां हैं, तो आपको इसमें याद रखना है कि सबसे सरल तरीका है क्रॉस संक्रमण को रोकने का हाथ धोना। साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक हाथ को रगड़ करके धोना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का, इसके अलावा अगर पूछेंगे क्रॉस संक्रमण को रोकने के उपाय, तो व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा। छींकते खांसते समय मुंह नाक को ढकना, दूषित जो सतह है उन्हें छूने से बचना, टीकाकरण हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उपाय इसके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। बाकी चीज़ें बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन एक ऐसी विधि है, इसके बारे में बताइए आप सभी। देखिए, किसी बीमारी को उसके फैलने से पहले ही रोक देना, इसे कहा जाता है प्राथमिक रोकथाम। कोई बीमारी हो गई लेकिन अभी गंभीर अवस्था में नहीं पहुंची, उसे रोकना सेकेंडरी प्रिवेंशन। कोई बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच गई, अब उसकी रोकथाम को बोला जाएगा तृतीयक रोकथाम। तो उम्मीद है कि आप सभी को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रोकथाम के बारे में अच्छे से चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10 देखेंगे आप सभी। अभी आगे कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हमें एक्सप्लेन करने में समय चाहिए, तो जहाँ पर समय चाहिए वहाँ पर हम पूरा समय देंगे। बाकी प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं।
पैप स्मीयर परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के निदान के लिए, निदान का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस। निदान का मतलब उपचार मत समझ लीजिएगा आप लोग, निदान माने होता है उस रोग को पहचानना। और जो नर्सिंग के चरण है, पहला चरण होता है असेसमेंट का, फिर आगे देखेंगे तो निदान है। ठीक है, 5 चरण होते हैं, आगे उपचार होता है, उसके बाद फिर देखेंगे तो फाइनली मूल्यांकन या उसको इवेल्युएशन कहा जाता है। 5 चरण के नाम आप लोग लिख दीजिए एक क्रम से। नर्सिंग प्रक्रिया के 5 चरण का नाम आप एक क्रम से लिखेंगे, रैंडमली आगे पीछे नहीं लिखेंगे, एक क्रम से लिखेंगे। और जितने प्रश्न आज पूछ रहे हैं ये सभी के सभी आंसर आप सभी के कमेंट में होने चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर में इस विधि का प्रयोग किया जाता है इस रोग के पहचान के लिए या उसके स्तर को पहचानने के लिए। वर्तमान में देखेंगे, पहले गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर सबसे आम कैंसर का प्रकार था महिलाओं में, वर्तमान में स्तन कैंसर हो चुका है। किताबों में देखेंगे तो आज भी आपको यही मिलेगा, सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर महिलाओं में, जबकि ये गलत हो चुका है, अब ये सही है। 11 देखेंगे आप सभी, खसरे के टीके आधे घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है और अभी प्रश्न हमारे आधे भी नहीं हो पाए, तो जितना भी समय लगे बस आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए, हमें पूरा समय देंगे तो हम आपको क्लास को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अधिक से अधिक यहाँ पे प्रश्न हम कवर करा पाएंगे। खसरे के टीके के प्रशासन का मार्ग है, खसरे का टीका बोले या फिर एमआर बोले, एक ही बात है। और यही तो एक टीका है जिसे आपको याद रखना होता है, सब क्यूटेनियस, त्वचा के नीचे देना होता है, सब क्यूटेनियस। ठीक है, 45 डिग्री के आसपास, इसको याद रख लीजिए। बीसीजी का टीका है जिस पर ओपन वायल पॉलिसी लागू नहीं होती है, यानी कि इन टीकों के जो वायल होते हैं, एक बार आपने वायल खोल दिया तो आपको तुरंत यूज करना होगा 4 घंटे के अंदर। बाकी जो टीके होते हैं आप उन्हें 28 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी टीका ओपन करेंगे पहली बार तो उसकी डेट उस दिन लिखनी अनिवार्य होती है, डेट लिखना, समय लिखना अनिवार्य होता है। और जब भी दोबारा प्रयोग करेंगे तो डेट समय स्पष्ट दिखना चाहिए, तभी आप उसका प्रयोग करेंगे। और एक थर्मोडायनेमिक्स लेबल होता है जिसे वीवीएम कहा जाता है। वीवीएम का फुल फॉर्म बताइए आप लोग जल्दी से, बाकी क्वेश्चन है आगे, लेकिन फिलहाल में आप लोग वीवीएम का फुल फॉर्म बताइए। उसमें एक बीच में क्रॉस बना होता, बीच में स्क्वायर बना होता है जिसका कलर बाहर से हल्का होना चाहिए या बिल्कुल वाइट होना चाहिए। जब वो कलर बाहर के कलर के बराबर आ जाता है या उससे डार्क हो जाए तो फिर उस वायल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जब बीच वाला स्क्वायर हल्का हो या फिर वाइट हो बाहर के कलर की तुलना में, उस समय भी एक्सपायरी डेट जरूर देखी जाएगी वायल की। ऐसा नहीं कि बस वो थर्मोडायनेमिक्स लेबल ठीक है तो तुरंत यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी एक्सपायरी डेट देखना आवश्यक होता है। थर्मोडायनेमिक्स लेबल लगाया क्यों जाता है? थर्मोडायनेमिक्स लेबल वायल पर, इस वायल माने सीसी जिसमें दवा रखी होती है, वैक्सीन रखी होती है, इसलिए लगाया जाता है थर्मोडायनेमिक्स लेबल। ऐसे सीसी ऐसे हो गई, यहाँ पे ऐसे पूरा ऐसे कलर रहेगा, ऐसे सर्कल, और बीच में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बीच में यहाँ पे वाइट बना रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे वाइट रहेगा बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को देखना होता है, इसी को देखना होता है, इसी का कलर देखना होता है, इसी को थर्मोडायनेमिक्स लेबल बोला जाता है। तो ये गर्मी के प्रति, गर्मी से खराब ना हो टीका, तो गर्मी के प्रति उनकी संवेदनशीलता को इंगित करने के लिए ये लेबल बनाया जाता है। रोटा वायरस की 5 बूंद 5 ड्रॉप्स दिया जाता है। और आप लोग 2 प्रश्न आपसे पूछेंगे, माइक्रो ड्रिप में कितने बूंद आती है, कितने ड्रॉप्स आते हैं 1 चम्मच में, और सामान्य अगर ड्रॉप बूंद है तो 1 चम्मच में कितने बूंद आएंगे। तो आरबीबी 5 बूंद और ओपीबी 2 बूंद दिया जाता है, 2 बूंद। अच्छा, जो ओपीबी टीका है इसकी खोज किसने की थी? साबिन ने की थी, साबिन महोदय ने। और जो इंजेक्शन वाला टीका था जोनास साल्क ने खोजा था। तो
तो इंजेक्शन वाला टीका पहले आया था पोलियो का, फिर बाद में जब सॉविन महोदय आए, SOVIN, सॉविन उनका नाम है, अल्बर्ट सॉविन, शायद 1962 की बात है जब उस टीके को इस्तेमाल की अनुमति मिली थी। तो उन्होंने फिर ये बूंद यानी ड्राप यानी ओरल टीके की खोज की थी। और जो टीका ओरल होगा, जैसे OPV हो गया, RBB हो गया, इन्फ्लुएंजा के टीके होते हैं, और MR का टीका हो गया, चिकन पॉक्स, चेचक का टीका, फिलहाल में तो बीमारी पूरी दुनिया से समाप्त हो चुकी है। और इसके अलावा देखेंगे तो एक पीत ज्वर की बीमारी आती है, उसका भी टीका आता है, और BCG हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, RBB, ये सभी के सभी जीवित टीके के एग्जाम्पल हैं, जीवित टीके के एग्जाम्पल हैं। जीवित टीका पूछ लेगा आपसे निम्न में से कौन सा जीवित टीका है या फिर नहीं है। जीवित टीके में कौन कौन से आ जाएंगे, फिर से आप सभी कहीं पर चाहे तो नोट कर लीजिएगा। रोटा वायरस का टीका, ओरल पोलियो वैक्सीन है, इनएक्टिव वाले की बात नहीं हो रही, वो तो इनएक्टिव होता है, IPV इनएक्टिव, फ्रैक्शनल इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, उसकी बात छोड़ दीजिए। OPV की बात हो रही है, तो RBB, OPV, MR का टीका हो गया, सभी के सभी जीवित टीके का एग्जाम्पल है। येलो फीवर, पीत ज्वर, और MR हो गया, येलो फीवर हो गया। इन्फ्लुएंजा का जो भी टीका आता है, नाक से दिया जाने वाला टीका फ्लू के खिलाफ, तो ये सभी के सभी जीवित टीके के उदाहरण हैं। और जो टीका नाक से या मुंह से दिया जाएगा वो टीका जीवित टीका ही होता है, लाइव अटेन्यूएटेड, जीवित क्षीण टीका, जीवित कमजोर, जीवित क्षीण टीके होते हैं। कुछ टीके ऐसे होते हैं, जीवित टीके को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ टीके ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक होता है। 12 देखेंगे आप सभी, निम्न में से, अच्छा देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पर था, हमें याद आ रहा था कि एक क्वेश्चन है इस टाइप का, निम्न में से कौन सी जीवित वैक्सीन है, आप लोग तुरंत बता देंगे। BCG हो गया, MR हो गया, RBB हो गया, येलो फीवर का टीका हो गया, और इन्फ्लुएंजा का टीका हो गया, इन्फ्लुएंजा 1 2 3 4 5 कम से कम। और इसके अलावा 1 2 यहाँ पे हम नाम और लिख देते हैं, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया, BCG यहाँ पे लिखा ही है। तो ये सभी के सभी जीवित वैक्सीन है, सभी के सभी ये जीवित टीके के उदाहरण हैं, याद रखेंगे आप सभी। जो ओरल पोलियो वैक्सीन ये बाद में आया था और ये पहले आ गया था, अब तो फिलहाल में ये फ्रैक्शनल वाला यूज किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे पोलियो के 3 प्रकार होते हैं, 1 2 और 3। तो पहले था कि OPV से सबका इलाज कर लेंगे, सबके खिलाफ, लेकिन बाद में ये हुआ कि उसमें किसी एक टाइप के लिए पर्टिकुलरली इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो 1955 में ये आया था, जोनास साल्क वाला आया था, इसको खैर हटा दीजिएगा, केवल यहाँ पर इंजेक्शन वाला पोलियो वैक्सीन याद रखेंगे, 1955 में आया था। और 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा खोजी गई वैक्सीन, 1962 में इसको लाइसेंस मिला था। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। कुछ चीज़ें आप सभी को और बता दें यहीं पर, भारत में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका विस्तार मिला 1985 में। ठीक है, पोलियो टीके की बात हो रही है। 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। 1995 में एक डेट उसमें जिस दिन लगा था टीका, तो उस डेट को देखेंगे तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 0 से 5 वर्ष के सभी, वर्ड याद रखेंगे सभी वाला, 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो की वैक्सीन खुराक दी जाती है, किसी को नहीं छोड़ना। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अभी हमने देखिए 28 जुलाई वाला जो हेपेटाइटिस दिवस के बारे में बता रखा हमने, वहाँ पे हमने एक पोस्ट की थी, न्यूज़पेपर का आर्टिकल उसमें डाला हुआ था, उसे आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ लीजिएगा। हमने ऐसे कोई चीज़ आपको नहीं दिया, अगर आपने दिया है तो वहाँ पे आपको पढ़ना है, इसलिए हमने वहाँ पे दिया हुआ है 16 मार्च।
और एक है विश्व टीकाकरण दिवस। तो विश्व टीकाकरण दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस क्लास के तुरंत बाद पेट वाली क्लास रहेगी, पीईटी की क्लास रहेगी 8 बजे से। अब वो क्लास संभवतः रिकॉर्डेड ही यानी इसी प्रकार की ही क्लास वहाँ पर भी चलेगी। लाइव क्लास शायद ना कर पाएँ, दे पाएँ, लेकिन वो क्लास आप इतना विश्वास रखें कि लाइव, बस लाइव में ये होता है कि आप लाइव में कुछ पूछ सकते हैं, बाकी लाइव क्लास से कहीं अच्छी आपको ये वाली क्लास हम देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के बस अच्छे से पढ़िए। टेस्ट वाले क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उन्हें आप अच्छे से लगा लीजिए। और आप में से जितने भी सिस्टर जो यहाँ पर हैं ऑलरेडी बैच में हैं आप एएनएम के, तो आपको केवल 199 ही फीस पे करना है पेट वाले बैच के लिए। अगर आप पेट का फॉर्म भरी हो, तैयारी कर रही हो, तो सेम जैसे यहाँ पर क्लास चलती है टेलीग्राम पर, सेम वैसे सब कुछ वहाँ पर भी 3 अलग अलग ग्रुप हैं। तो केवल आपको 199 ही फी पे करना है। और जो सिस्टर अभी भी बैच 1 में है और अगर आपको बैच 2 की सारी क्लासेज आपको नए सिरे से पूरी क्लासेज अगर आपको देखनी हो तो आपको 299 आपको फ़ीस उसमें अलग से पे करना है। हम जानते हैं कि आप ऑलरेडी 1200 रुपये या 1500 रुपये आपने पे किया होगा। आप लगभग 8-9 महीने 7 या 6 महीने से आप क्लास देख रहे होंगे, दोबारा फीस आप पे नहीं करना चाहते होंगे। तो आपकी इच्छा है, एक टीचर को सपोर्ट करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो आप सेकेंड बैच वाले में भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी पेट वाले बैच के लिए आपको केवल 199 ही पे करना है। और कोई भी सिस्टर जो न्यू बैच अगर एएनएम की लेना चाहती है तो उनको भी पेट वाली क्लास उसी में मिल जा रही है 999 में ही, उन्हें फिर कोई अलग से फीस नहीं देना है। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे 13 पे। साबिन वैक्सीन किसकी रोकथाम करता है? अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न हो गया। 1962 में इसको लाइसेंस मिला था। अल्बर्ट साबिन की ओरल पोलियो ड्रॉप है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। ओपीवी की एक बर्थ डोज 0 डोज दी जाती है, बर्थ डोज। हेपेटाइटिस का भी दिया जाता है और बीसीजी दिया जाता है। ये सभी की सभी जन्म वाली खुराक होती हैं। डिप्थीरिया गले का संक्रमण है। कीटाणु शोधन टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कीटाणु शोधन के लिए ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा की गणना करने के लिए प्रयुक्त उपकरण। ये प्रश्न बिल्कुल अलग तरीके का है, लेकिन कुछ प्रश्न आपको हम ऐसा कराएंगे जानबूझ करके। हम नहीं चाहते कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले एग्जाम में कि आप ये कहें कि सर आपने पढ़ाया था लेकिन ये क्वेश्चन तो मिला नहीं एग्जाम में। हम ये शिकायत हम नहीं सुनना चाहते हैं। चाहे कैसा भी पेपर एग्जामर बनाए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लाएँ, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमारे पढ़ाए हुए में से मिल जाए, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हराक का उपकरण। क्या बोला जाता है उस उपकरण को? हराक का उपकरण। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली आप देखेंगे तो इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है, CaOCl2। आपको सूत्र याद नहीं रखना है, केवल नाम याद रखना है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो ये पानी में मिलाने के बाद क्लोरीन गैस बनती है, तो जो कि पानी में जो भी कीटाणु रोगाणु इसे नष्ट करने का कार्य करते हैं। कुएं का पानी है या फिर कोई भी पानी है घरेलू उपयोग आदि के लिए, तो वहाँ पर देखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब क्लोरीन गैस वहाँ पे कहाँ बनाने जाएंगे हम आप, तो वहाँ पे इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और ये पाउडर जो होता है अपने आप पानी में जाने के बाद फिर ये क्लोरीन गैस बना लेता है। और क्लोरीन गैस क्या करता है? पानी को शुद्ध करता है। फिटकरी से भी पानी को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएंगे। बीसीजी टीका लगाने का मार्ग है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इंट्राडर्मल, बाएं हाथ बाह में ऊपर लगाया जाता है, त्वचा में लगाया जाता है 10 से 15 डिग्री या बिल्कुल क्षैतिज लगाया जाता है। और 1 महीने से कम आयु का बच्चा है तो 0.05 ml खुराक होगी। और 1 महीने से ज़्यादा उम्र का बच्चा है और 1 साल तक उससे कम का होना चाहिए तो 0.1 ml खुराक होगी। 0.1 और 0.5 दो तरह की एडी सिरिंज आती हैं और एक सिरिंज जो डायलोवेंट वाले के लिए वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उससे तो वो वैक्सीन लगाना होता नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंट्राडर्मल। एक ये टीका हो गया, दूसरा FIPV। ये 2 टीके ऐसे हैं जिनको इस रूट से दिया जाता है, जिनको इस रूट से देना होता है। MR को सबक्यूटेनियस, बाकी जो टीके बच गए वो कैसे दिए जाएंगे? इंट्रामस्कुलर, हेपेटाइटिस हो चाहे DPT का टीका हो, सभी के सभी इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है। बहुत आसान होता है सारी चीज़ें याद करना, बस आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को बार बार, अगर आप संविदा पर ड्यूटी कर रहे होंगे, वैक्सीन आदि अगर आप लगाते होंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही सिंपल हैं। फिर भी थोड़ा सा उनके लगाने की अधिकतम आयु सीमा, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, खुराक आदि।
वैक्सीन की क्षमता को इंगित करने वाले वैक्सीन की शीशी पर लगाए गए थर्मोडायनेमिक लेबल को क्या कहा जाता है? पहले आप आंसर देख लीजिए इसका। वीवीएम बोला जाता है, वीवीएम। वीवीएम का फुल फॉर्म है, आपसे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन वायल मॉनिटर, ठीक है। एक लेबल होता है शीशे, वैक्सीन की शीशी पर लगा होता है, गर्मी के संपर्क में आने पर इसका रंग बदलता है और पता चलता है कि टीका कहीं गर्मी से ख़राब तो नहीं हुआ है। तो ये स्वास्थ्य कर्मियों यानी आपके लिए पहचानने के लिए एक तरीका है। अगर गर्मी के कारण टीका खराब हो गया तो फिर उस टीके का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे देखिए आप लोग यहाँ पे ऐसे सर्कल बना, मतलब जो ऐसे ये वायल रहेगा, शीशी रहेगी दवा वाली, वैक्सीन वाली, तो इसके ऊपर देखेंगे तो ऐसे ये पूरा कलर ऐसे रहेगा। एक मिनट रुक जाइए, बीच में पहले यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसी से बना लेते हैं ऐसे करके स्क्वायर। स्क्वायर होकर बाकी इसको पूरा हम कलर कर देते हैं ऐसे, पूरा ये पूरा कलर कर देते हैं बाहर वाला। तो ऐसे बना होता है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर बीच में ये बना रहेगा ऐसे, सीसी पर ऐसे बना हुआ दिख जाएगा, बीच में यहाँ पर ऐसे स्क्वायर दिख जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान क्या देना होता है, अगर ये बिल्कुल वाइट कलर का दिख रहा होगा आपको तो इस शीशी का इस्तेमाल किया जाएगा। और मान लीजिए हल्का सा थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, हल्का सा, तो उसके बाद भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर इसका कलर इस कलर के जैसा हो गया, जो बाहर है इस कलर के जैसा हो गया, अंदर वाले का कलर बिल्कुल सेम हो गया, या फिर बाहर वाले के कलर से इसका कलर ज़्यादा गहरा हो गया, उन दोनों स्थितियों में इस वैक्सीन के वायल का को डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। इसमें उपस्थित दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। 17 पे आ जाएंगे। पल्स पोलियो टीकाकरण में ओपीवी किन बच्चों को दिया जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया 0 से 5 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को दिया जाएगा, चाहे वहाँ पे कोई मामला पोलियो का मिले चाहे ना मिले, डजेंट मैटर। ये राष्ट्रीय टीकाकरण की जो भी योजना है, पॉलिसी है, तो सभी के लिए है। हाँ, कोई विशेष टीका किसी विशेष क्षेत्र के लिए लगाया जाता है, किसी विशेष राज्य के लिए, वो तो अलग चीज़ें हैं। प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन क्या है? ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। प्राथमिक रोकथाम है, किसी बीमारी को होने से पहले रोक देना। कोई बीमारी हो गई लेकिन अभी हल्के स्तर पर है, उसे वहीं पर ठीक करना। द्वितीयक रोकथाम, बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच गई, अब उसका विशिष्ट चिकित्सक के द्वारा इलाज करके उस बीमारी का इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, उपचार करना। तृतीयक रोकथाम, जैसे आप देखेंगे कि सब सेंटर है या प्राथमिक हेल्थ सेंटर है या फिर आरोग्य मंदिर बन गया मान लीजिए, तो यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल या CSC तक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर उसके लेवल तक, उसके ऊपर लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पे तृतीयक देखभाल मिल पाती है। गर्भावस्था में कौन सा टीका वर्जित है? तो गर्भावस्था के दौरान पहली बात तो जीवित टीका नहीं दिया जाएगा, या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए कि MR मीजल्स और रूबेला का टीका नहीं दिया जाएगा। साथ में वेरिसेला का टीका गर्भावस्था में नहीं दिया जा सकता है। और एक और देखिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोला जाता है, याद रखिएगा STI है ये STI का कारण बनता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इसका टीका भी गर्भावस्था में वर्जित होता है। एक और देखिए यहाँ पे पीत ज्वर, जितने भी यहाँ पर जीवित वाले टीके हैं आप ऐसे याद रखिए, क्योंकि वो सीधे सीधे बच्चे पर ही असर डालेंगे। ठीक है, तो पीत ज्वर का टीका हो गया, मेजल्स का हो गया, रूबेला या जर्मन खसरा हो गया, वेरिसेला का हो गया, HPV का टीका हो गया,
तो ये सभी टीके गर्भावस्था में इन्हें नहीं दिए जा सकते हैं, अदरवाइज बच्चे में जन्म दोष हो सकता है। हम जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं कंप्लीट बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि 2 चीज़ें बताया 2 चीज़ें हमने छोड़ी तो क्या फ़ायदा उसको पढ़ने का। तो जो भी पढ़िए आप उसको कंप्लीट पढ़िए। तो प्लीज़ आप लोग याद रखेंगे, और जितने प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं सभी का आंसर आपको दे करके ही जाना है। आज 2 क्वेश्चन आप सभी से और पूछेंगे। आप हमें केवल 3 आप हमें 3 मृत टीके का नाम लिख करके बता दीजिए कमेंट में। 3 किल्ड वैक्सीन का नाम आप लिख करके बता दीजिए। अब हम एक भी आपको ऑप्शन नहीं देंगे, आप अपने से बताइए। और जो जीवित टीके हैं उनमें से कोई नाम लिखिएगा मत भूल करके भी, वो तो जीवित टीके। बाकी आपको मृत टीका और निष्क्रिय टीका बताना है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका मतलब जो बाकी के 3 टीके हैं, टेटनस या रेबीज का या फिर हेपेटाइटिस का, तो ये टीका तो जीवित टीके का एग्जाम्पल तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आप सभी। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के स्तर पर वैक्सीनों को किसमें स्टोर किया जाता है? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के स्तर पर। अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के स्तर पर बात की जा रही है। और आप लोग जानते हैं कि आप कहाँ से टीके लेकर के आएंगे? अपने पीएससी से टीके। एक तो पीएससी मेन पीएससी होती है अर्बन आदि में देखेंगे तो, एक आपकी पीएससी होगी, वहाँ से आप टीके उठाएंगे अपने सेशन, जहाँ आपका सेशन होगा या फिर जहाँ आपको वैक्सीनेशन किया जाना होगा, किसी विद्यालय में या फिर किसी आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं जहाँ पर भी होगा आप वहाँ पर जाएंगे, टीका लगाएंगे, फिर वापस आप इस टीके को रखने जाएंगे, जो बचा हुआ वायल आदि होंगे रखने जाएंगे इन सभी को पीएससी पर। तो पीएससी पर अगर बात की जाएगी तो आपको याद रखना है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। आइस लाइंड एक तो वैक्सीन कैरियर जिसमें आप टीके लेकर के जाते हैं वो अलग हो गया, तो आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पूरा बॉक्स टाइप का ऐसे पूरा बना रहेगा और आप देखेंगे इसमें ऐसे खांचे बने ऐसे होते हैं, और टीका रखेंगे पूरा नीचे तक नहीं जाएगा, उसमें अलग अलग ऐसे लेवल बना होता है कि इतने तक इस टीके को रखेंगे, इसके नीचे इन टीकों को रखेंगे। सेम वैसे ही वैक्सीन कैरियर में भी होता है सेम चीज़ें। और इसका जो मुख्य कार्य होता है कि टीके को +2 से लेकर के +8 डिग्री सेल्सियस के बीच इनका तापमान बनाए रखना, और +2 से कम तापमान भी नहीं जाना चाहिए। ये इसकी खास बात होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग सारी चीज़ें याद रखेंगे अच्छे से, और इसीलिए हम आपको मेहनत से सारी चीज़ें बताने का प्रयास भी करते हैं कि आप उन्हें याद रखें। गर्भावस्था के दौरान टीडी का टीका तो बिल्कुल सुरक्षित टीका है। ये तो टीका लगाया जाता है, टीडी का टीका, टेटनस, डिप्थीरिया, ये टीका लगाया जाता है गर्भावस्था के दौरान। इन्फ्लुएंजा का टीका भी लगाया जा सकता है, हालांकि इन्फ्लुएंजा का जो नोजल ड्राफ होता है वो जीवित टीके का एग्जाम्पल है, तो उसको जाने दीजिए। केवल टीडी का टीका आप याद रखिए बस। ये टेम्परेचर आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी होता है ना बिजली की कमी हो गई, तो उसके बाद भी जो आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, ILR इनको बोला जाता है संक्षेप में, ILR, इनमें बर्फ की परत होती है ऐसे, तो कभी कभी बिजली की कमी के दौरान भी ये तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। कभी कभी क्या, हमेशा होते हैं एक निश्चित समय के लिए। हम आपको इसी PDF में इमेज डाल देंगे। अभी तो हमारे पास इमेज है नहीं, लेकिन हम PDF में इमेज डाल करके तो उसके बाद ही हम PDF शेयर करेंगे आप सभी के बीच में। और एक चीज़ आप सभी और याद रखिएगा, जैसे BCG का टीका है जिनके लिए डायलुवेंट की आवश्यकता पड़ती है, डायलुवेंट, तो याद रखिएगा आप सभी डायलुवेंट, DILUENTS, डायलुवेंट्स का तापमान हमेशा उस टीके के तापमान के बराबर होना चाहिए। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। 21 देखेंगे आप सभी। मनुष्य के शरीर में एक संक्रामक एजेंट का प्रवेश और विकास है, इसे कहा जाता है इन्फेक्शन, संक्रमण, कंटामिनेशन या संदूषण या दूषण, या इसी को संक्रामक या इसी को अशुद्धिकरण भी कह देते हैं हिंदी में। यानी किसी भी शुद्ध चीज़ को या कोई भी चीज़ सही है तो उसमें कोई अवांछित पदार्थ मिला दिया जाए जिससे वो दूषित हो जाए। कंटामिनेशन का मतलब होता है किसी शुद्ध चीज़ को अशुद्ध कर देना, किसी शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध कर देना। यानी कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, वातावरण में कोई उनमें
अवांछित पदार्थ मिल गया तो उसको बोलेंगे कंटामिनेशन हो गया। जैसे पानी है, पानी में कोई कीटाणु कोई रसायन आकर के मिल गया, पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। दूषित भोजन हो जाता है, जैसे भोजन ठीक है लेकिन कोई बैक्टीरिया या कोई कीटनाशक उसमें आ गया। पर्यावरण का प्रदूषण ऐसे होता है। चिकित्सा में भी आप कंटामिनेशन की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए देखेंगे तो बचाने का एक फ़िल्टर को लेकर के हमने एक आपको बहुत पहले बता रखा था। उसका नाम अगर आप बता पाएँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए। डिलीवरी रूम आदि चीज़ें होती है या फिर सर्जरी रूम आदि होता है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है कि किसी भी तरह का कंटामिनेशन वहाँ पे वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए। 22 देखेंगे आप सभी। प्रतिरक्षा जो किसी व्यक्ति में संक्रमण के परिणाम स्वरूप टीकाकरण द्वारा विकसित होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रतिरक्षा जो किसी व्यक्ति में संक्रमण के परिणाम स्वरूप टीकाकरण द्वारा विकसित होती है। अच्छा, हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है? झुंड प्रतिरक्षा, या इसी को कहते हैं जनसंख्या प्रतिरक्षा। ये नाम याद रखेंगे आप सभी। पॉपुलेशन इम्यूनिटी, जनसंख्या प्रतिरक्षा, झुंड प्रतिरक्षा, हर्ड इम्यूनिटी या हर्ड प्रतिरक्षा। इसका मतलब होता है कि एक बड़ी आबादी है और उसमें अधिकांश लोगों को टीका लगा दिया गया है और उसके फलस्वरूप अब उस पूरे आबादी में उस पर्टिकुलर बीमारी के फैलने की संभावना कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है झुंड प्रतिरक्षा या जनसंख्या प्रतिरक्षा। और इसका आंसर दीजिए आप लोग। प्रतिरक्षा जो किसी व्यक्ति में संक्रमण के परिणाम स्वरूप टीकाकरण द्वारा विकसित होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर सोच समझ के दीजिएगा आप लोग। इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप सभी को होगा, लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देंगे तो आंसर दे लेंगे आप लोग इसका आराम से। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। सक्रिय प्रतिरक्षा, अभी थोड़ी देर पहले हम कितना चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे आप सभी को। हमारे कहने का मतलब है कि मेहनत से चीज़ें हम आपको बता रहे थे, तो आप लोग प्लीज़ भूलिएगा मत। टीकाकरण के द्वारा विकसित हो या फिर रोग के प्रभाव में आकर के प्रतिरक्षा विकसित हो, उसी व्यक्ति के शरीर में दोनों ही सक्रिय प्रतिरक्षा है। सक्रिय में भी अगर पूछे कि प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, तो टीके से प्रतिरक्षा विकसित हुई है प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति में या फिर रोग के प्रभाव में आकर के, तो उसी हिसाब से आपको उसका आंसर देना होगा। बीसीजी वैक्सीन, ये क्वेश्चन दोबारा से कैसे आ गया? बीसीजी वैक्सीन के प्रशासन, अच्छा यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने सोचा हो कि बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या है, मार्ग क्या है, आप प्रशासन अगर वर्ड न समझ पाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि अंग्रेजी वाले में देखेंगे तो आपको इसका वर्जन, इसका ट्रांसलेशन सही मिलेगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इस वर्ड को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है शुद्ध हिंदी में पूछे, तो आप प्रश्न में कन्फ्यूज मत होइएगा। अच्छा, नवजात शिशु के लिए इंट्रावेनस के लिए कैनुला की साइज क्या होती है? कैनुला की साइज क्या होती है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। हम ऑप्शन दे रहे हैं आप सभी को 24, 26, 28। अब आप लोग आंसर कर दीजिएगा, इसका ज़रूर आंसर कर दीजिएगा। जब कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलने की संभावना कम हो जाती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलने का मतलब है कि किसी आबादी में, किसी जनसंख्या में कोई बीमारी फैल रही है, संक्रमण फैल रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? झुंड प्रतिरक्षा करते हैं, हर्ड इम्यूनिटी करते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको इसके बारे में पूरा हमने एक्सप्लेन किया अच्छे से। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 देखेंगे आप सभी। वैक्सीन की क्षमता खोए बिना निर्माता से प्रशासन स्थल तक वैक्सीन के भंडारण और परिवहन की प्रणाली है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसे कहा जाता है कोल्ड चेन। और पीएससी से आप दवा लेके आते हैं, पीएससी पर कैसे रख रखाव होता है? तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की सहायता से, और फिर आप वैक्सीन कैरियर की सहायता से उस वैक्सीन को जहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाना है उस स्थल तक लेके आते हैं।
26 का आंसर करेंगे आप सभी। ह्यूमरल प्रतिरक्षा निम्न पर आधारित होती है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे। इसका आंसर करिए आप सभी। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी यहाँ पर, और क्लास के बाद आप स्वयं आप देखेंगे कि आपको इस 1 घंटे में कितने अधिक से अधिक प्रश्नों को आपने रिवीजन कर लिया होगा। कोल्ड चेन क्या होता है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें टीकों को निरंतर तापमान कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। ह्यूमरल प्रतिरक्षा का मतलब होता है एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। इसे एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, और ये एक ऐसा तरीका होता है ह्यूमरल प्रतिरक्षा जो शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबॉडी का इस्तेमाल करता है, एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। ह्यूमन किसको बोलते हैं? मनुष्य को बोलते हैं। और हमारे शरीर में बीमारियों से कैसे रक्षा होती है? एंटीबॉडी की सहायता से ही तो बीमारियों से रक्षा होती है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते कहाँ पर है? WBC बनाता है, WBC बनाता है, ठीक है। तो ह्यूमरल प्रतिरक्षा का सीधा सा मतलब है कि एंटीबॉडी के द्वारा जब शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा रोगों से बचाव किया जाता है, अब वो रोगाणु चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई अन्य हो, तो उन्हें निष्क्रिय करके या फिर उनकी कोशिकाओं को नष्ट करके ये शरीर की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? सबसे पहले रोगजनक की पहचान करेगा, जो रोग का एंटीजन होगा उसकी पहचान करेगा। उसके बाद फिर जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा है, श्वेत रक्त कोशिका में WBC में पाई जाती है एंटीबॉडी। तो इसमें हमारी जो एंटीबॉडी है ये क्या करेगी? ये जाकर के रोगजनक से जुड़ जाते हैं, और इसमें भी बी कोशिका होती है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट होता है। तो जो B लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो जाकर के जुड़ जाती हैं। उसके बाद जो रोग का जो एंटीजन होता है उसको निष्क्रिय कर देते हैं ताकि हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचाने पाए। और यही नहीं, आप देखेंगे कि उसकी मेमोरी भी बना लेते हैं कि हाँ इस रोग ने आक्रमण किया था, उसकी मेमोरी भी बना करके रखते हैं। सोच लीजिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा विज्ञान है। चीज़ें कैसे इसमें होती हैं, किस प्रकार से प्रकृति ने हमारे शरीर को बना रखा है, हम आप तो केवल उस पर स्टडी कर पाते हैं सिर्फ। अगर कभी भविष्य में कोई रोग, अगर वही रोग अगर दोबारा से अगर आक्रमण करता है, अगर उसके रोगाणु, तो हमारी जो प्रतिरक्षा कोशिका है उसको याद रखती है कि ये रोग दोबारा से अगर आक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ और बेहतर तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। सोचिए आप कि एक बार किसी रोग ने हमला किया, दोबारा अगर वही रोग अगर हमला करता है हमारे शरीर के ऊपर, तो हमारी प्रतिरक्षा कोशिका को उसके बारे में पहले से पता होता है और उसके बारे में उसके खिलाफ और बेहतर तरीके से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त नहीं, अभी तो यहाँ पर क्वेश्चन बचे हैं, आगे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक टी कोशिका भी होती है, इसी WBC में एक टी कोशिका भी, बी कोशिकाएं जो होती है वो शत्रु या जो रोगाणु का जो एंटीजन उसके साथ मिल करके उसके साथ जाएंगी, उसके साथ हो करके फिर उसे नष्ट करने का कार्य करती हैं। एक टी सेल कोशिकाएं होती हैं एंटीबॉडी के अंदर, ये सीधे सीधे जो संक्रमित कोशिका होती है या फिर जो अन्य कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करती हैं। तो दोनों ही हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मलेरिया से संदिग्ध रोगी से रक्त का नमूना एकत्र करना सर्वोत्तम होगा। डायरेक्टली आप आंसर देख लीजिएगा। एट द पीक ऑफ फीवर, बुखार के चरम पर, बुखार के चरम पर। और आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी आप सभी को। और दोबारा से आप सभी के लिए सूचना है, आप में से जिन भी बहनों को पेट का बैच लेना हो आप केवल 199 पे कर दीजिएगा। अगर कोई बिल्कुल नए सिरे से बैच लेंगे तो उनके लिए 499 की फ़ीस है। हो सकता है ये आपको कम फीस में कहीं से क्लास मिल जा रही हो, आपको कहीं से भी पढ़ना हो, बस आप पढ़िए। बाकी लोग अब जैसे भी पढ़ाते होंगे वो जाने,
हम जैसे जिस प्रकार से भी पढ़ाते हैं क्लास, क्योंकि आपको बाकी जगह आपको क्लास नहीं मिलती है, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव क्लास हो, क्लास नहीं मिलती है, केवल PDF मिल जाएगा आपको, क्विज मिल जाएंगे आपको, या फिर कोई बुक आदि की PDF आदि मिल जाता है। तो उससे फिर ये होता है कि उसी तरह से उनकी फ़ीस भी होती है, तो आपको जैसे भी पढ़ना हो। और अगर कोई सिस्टर न्यू बिल्कुल अगर ANM का बैच ज्वाइन करती हैं तो 999 में उन्हें ये वाली क्लास भी मिल जाएगी, अलग से फ़ीस उन्हें नहीं देना पड़ेगा। और जो भी सिस्टर बैच 1 वाली हैं ओनली 299। और अगर आप चाहेंगे, चूँकि देखिए यहाँ पर सभी को पैसे की दिक्कत होती है, अगर आप चाहेंगे तो आपको इसी फीस में ANM के सेकेंड बैच का भी क्लास आपको हम दे ही देंगे, और आपको पेड का भी हम आपको इसी में प्रोवाइड करा देंगे। आप 199 पे मत करिएगा, तो 299 में ही आपको दोनों मिल जाएंगे, जो भी बैच 1 वाली सिस्टर होंगी। किसी रोगजनक के विरुद्ध प्रतिरोध की डिग्री को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन एग्ज़ाम हाल में कर सकता है। अभी प्रश्नों को हल करना आसान होता है, लेकिन एग्ज़ाम में हाल में जाने के बाद वहाँ पर एक एग्ज़ाम हाल में एग्ज़ाम प्रेशर, फिर वहाँ पर दिमाग जो है किस तरह से काम करता है, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे उसको? इम्यूनिटी बोलेंगे, प्रतिरक्षा बोलेंगे। जो एंटीबॉडी नाम दिया गया था इम्यूनोग्लोबुलिन का, WHO ने दिया था। इम्यूनोग्लोबुलिन ही शुद्ध शब्द है प्रतिरक्षा का, लेकिन बाद में उसी को एंटीबॉडी नाम दिया गया था WHO के द्वारा, तब से हम लोग एंटीबॉडी बोल देते हैं। तो क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है, और आपको PDF अभी हम प्रोवाइड करा देंगे। इस PDF में कुछ इमेज अभी हम ऐड करेंगे, उसके बाद ये PDF आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे। अच्छे से क्लास को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, PDF को आप सभी बाद में रिवीजन कर लीजिएगा, और कल हम आपको फिर से इसी प्रकार की क्लास देने की 100% कोशिश करेंगे, या देंगे क्लास आप सभी को। तो ख्याल रखिए आप सभी अपना। धन्यवाद। गुड नाइट।